ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में 9 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन को देखिए, रिलैक्स होकर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन में हमको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिस भी डे की डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। दानस नामक चक्रवात या टाइफून ने किस देश को प्रभावित किया है? तो दानस नाम का एक टाइफून आया है हाल ही में, एक चक्रवात हमको देखने को मिला है। यह आया है वेस्ट पैसिफिक ओशन में और इसने प्रभावित किया है ताइवान और फिलीपींस देशों को। तो यहां पर ऑप्शन में हमारे पास ताइवान है, तो आंसर हो जाता है आंसर सी। किन दो देशों को प्रभावित किया? तो इसने प्रभावित किया है फिलीपींस और ताइवान को। दोनों ही देशों में काफी ज्यादा बारिश हुई थी इस टाइफून के आने के बाद, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। दानस इसको नाम दिया गया है और साउथ चाइना सी, जो कि वेस्ट पैसिफिक ओशन का एरिया है, पश्चिम प्रशांत महासागर में साउथ चाइना सी देखने को मिलता है, चाइना के दक्षिण में। यहां पर हमें देखने को मिला था दानस चक्रवात या टाइफून। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो आपको एक कंफ्यूजन आएगा ना, वो आएगा टाइफून और साइक्लोन क्या होते हैं। तो देखिए जब भी आपको ऐसी कोई न्यूज देखने को मिलेगी तो तीन चीजें आपको पता चलेगी, तीन आपको टर्म देखने को मिलेंगे। एक होता है हरिकेन, एक होता है टाइफून और एक होते हैं साइक्लोन। हरिकेन उन्हें कहा जाता है ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि या तो अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलते हैं या फिर ईस्ट पैसिफिक ओशियन में, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो ईस्ट पैसिफिक ओशियन का एरिया है उनसे लगकर वहां पर हमको जो देखने को मिलेंगे वो हरिकेन कहलाते हैं। टाइफून की बात करें तो ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि वेस्ट पैसिफिक ओशियन में आते हैं। ओके, तो यहां पर आप दानस को देखेंगे तो ये वेस्ट पैसिफिक ओशियन में ही हमको देखने को मिला है, तो इसे हम कह सकते हैं टाइफून। इसके अलावा साइक्लोन की बात करें तो ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि इंडियन ओशियन में आते हैं, हिंद महासागर में, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो टच करते हैं उन्हें कहा जाता है साइक्लोन। तो अभी जो आया है वो टाइफून है जो कि दानस नाम का है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में देखने को मिला। फिलीपींस और ताइवान को इसने प्रभावित किया। फिलीपींस में इसको एक और स्थानीय नाम दिया गया है टाइफून बिसिंग का। वैसे इसका अगर हम ग्लोबल नाम देखें तो यह है दानस। ठीक है, फिलीपींस और ताइवान को इसने हाल ही में प्रभावित किया। कुछ समय में इंडिया और उसके आसपास जो हमें साइक्लोन देखने को मिले हैं, अगर हम उन पर नजर डालें तो एक साइक्लोन रेमल काफी फेमस हुआ था। बंगाल की, ये बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में आया था। इसने बांग्लादेश और इंडिया को प्रभावित किया था। इंडिया में वेस्ट बंगाल को इसने प्रभावित किया था क्योंकि ये अगर हम लोकेशन देखें तो बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला था। साइक्लोन आसना ये आया था अरेबियन सी में, गुजरात को इसने प्रभावित किया था लास्ट ईयर। साइक्लोन दाना बे ऑफ बंगाल में देखने को मिला था, ओडिशा को इसने प्रभावित किया था। साइक्लोन फेंगल भी बंगाल की खाड़ी में आया था और इसने भारत में तमिलनाडु के तटों को प्रभावित किया था। वहां पर काफी बारिश हुई थी, इस तूफान के कारण काफी हवाएं चली थी। साइक्लोन गेरेंस की बात करें तो यह भी इंडियन ओशियन में देखने को मिला था और इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है जिसे कहा जाता है ला रियूनियन आइलैंड, इसको प्रभावित किया था साइक्लोन गेरेंस ने। तो भारत के दक्षिण में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या इंडियन ओशियन में जो हमें साइक्लोन देखने को मिले, यहां पर उनको एक बार आप देख लेना। ठीक है, टोकरा द्वीप जो कि हाल ही में जहां पर 1000 से ज्यादा भूकंप आए हैं और इस कारण यह चर्चा में रहा, किस देश का द्वीप है या फिर कहां पर स्थित है? टोकरा द्वीप या टोकरा आइलैंड पिछले कुछ दिनों में 1000 से ज्यादा भूकंप के झटके यहां पर लगातार देखने को मिले हैं और ये जो द्वीप है ये देखने को मिलता है हमको जापान में। अगर हम ओशियन की बात करते तो ये हमको देखने को मिलता वेस्ट पैसिफिक ओशियन में, या प्रशांत महासागर बोले तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो टोकरा आइलैंड किस देश का आइलैंड है? पहला क्वेश्चन हमारा ये, तो ये जापान का आइलैंड है। किस महासागर में? तो ये देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन में। जापान में स्थित आइलैंड का एक समूह है, वैसे सिंगल नहीं है, काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलकर टोकरा आइलैंड बनाते हैं।
यहां पर अभी पिछले कुछ दिनों में 1000 से ज्यादा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं। जापान में क्या है कि जो हम देश देखते हैं जापान, वहां पर मेनली 5 आइलैंड देखने को मिलते हैं। वैसे तो काफी सारे हैं छोटे छोटे भी, लेकिन जिन पर जापान की अधिकतर आबादी बसी हुई है ऐसे 5 आइलैंड है। जैसे होकेडू, ये जापान का एक आइलैंड है, जापान का मुख्य क्षेत्र ना इसी आइलैंड पर बसा हुआ है। होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा, ये 5 जापान के प्रमुख आइलैंड है। इनमें से जो क्यूशु आइलैंड है, इसके दक्षिण में, इसके साउथ में देखने को मिलता है टोकारा आइलैंड। अगर हम यहां पर लोकेशन देखेंगे तो ये हमको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा, टोकारा आइलैंड। क्योशु द्वीप के साउथ में स्थित है 12 आइलैंड का एक पूरा समूह है। तो इन 12 आइलैंड के समूह पे हाल ही में 1000 से ज्यादा भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए। जापान की बात करें, ईस्ट एशिया में स्थित एक आइलैंड कंट्री है, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। इसकी कैपिटल है टोक्यो और यहां पर वर्तमान में पीएम के पद पर हैं शिगारू इशिबा, जापान के पीएम। आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स अवार्ड से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया, या किस देश द्वारा भारत के पीएम को यह अवार्ड दिया गया? अब देखिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को लगातार काफी देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जा चुके हैं और लगातार दिए जा रहे हैं। अब हमको यहाँ पर इनको कवर करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पीएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिले, एसएससी सीजीएल में भी मिले। तो यहां पर रिसेंटली की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स, वैसे अगर आपको पता होगा कि ब्यूनस आयर्स किसकी कैपिटल है तो आप शायद इसका आंसर कर पाएंगे। तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो भारत के पीएम को हाल ही में ये अवार्ड दिया गया। देखिए, ये जो अवार्ड है ना, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है वैसे अर्जेंटीना का, एक सिंबॉलिक सम्मान, प्रतीक के रूप में दिया गया है। भारत और अर्जेंटीना के मध्य में जो फ्रेंडशिप है, जो ट्रस्ट है, उसको बढ़ावा देने के लिए, जो कॉपरेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत के पीएम को प्रतीक के रूप में यह अवार्ड दिया गया है, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स शहर के जो प्रमुख है, जैसे मेयर होते हैं जॉर्ज मैक्री, इन्होंने भारत के पीएम को इस सम्मान से सम्मानित किया है। अब अर्जेंटीना के बारे में हम कैजुअली देख लेते हैं। अगर हम मैप पर लोकेशन देखेंगे ना, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में देखने को मिलता है अर्जेंटीना। इसका पूर्वी हिस्सा अटलांटिक ओशन से टच होता है। और अगर इसकी नेबर कंट्री की बात करते हैं तो यहां पर आप मैप पर शायद देख ना पाए, तो मैं आपको बता देता हूं। उरुग्वे इसकी नेबर कंट्री है, इधर से ब्राजील टच होता है, पराग्वे टच होता है, इधर से चिली टच होता है और इधर से टच होता है बोलीविया। तो ये 5 देश ऐसे हैं जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं अर्जेंटीना के साथ में। साउथ अमेरिका की कंट्री है ब्यूनस आयर्स, इसकी कैपिटल है, और जेवियर माइली इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। अब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को इस महीने और पिछले महीने जो 3 अवार्ड मिले हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो मैं आपको बता देता हूं। इसके पहले के मैंने आपको काफी बार रिपीट करवाए हैं, तो केवल ये 3 बता रहा हूं, इनको सुनो। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैको, ये दिया गया 2025 में भारत के पीएम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान त्रिनिदाद और टोबैको देश के द्वारा। कैरेबियन जो सागर है उसमें एक देश देखने को मिलता है त्रिनिदाद और टोबैको। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड, ये दिया गया साइप्रस के द्वारा लास्ट मंथ। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना 2025 में दिया गया घाना देश के द्वारा। तो ये भारत के पीएम को रिसेंटली दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नजर डाल लेना, पूछे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी के लिए ग्रुप डी के लिए स्पेशली जनरल साइंस का यहां पर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। 45 दिन का ये आपके लिए क्लासेस है जहां पर आपको लाइव लेक्चर मिल जाएंगे जनरल साइंस के, डिटेल पीडीएफ मिल जाएगी हर टॉपिक की, और मॉक टेस्ट भी आपको आपके कोर्स के अंदर ही मिल जाएंगे। तो स्पेशली ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस का कोर्स है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 45 दिन का क्रैश कोर्स से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएंगे ग्रुप डी के एग्जाम में। अभी के लिए अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे ज्वाइन कीजिए, डायरेक्ट जाकर अवेल कीजिए।
एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, पर आप लिंक पर क्लिक करके इजीली इसे ज्वाइन कर पाएंगे। और फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कोई हर्डल आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। टीबी या तपेदिक एक रोग होता है, टीबी से मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु राज्य। आंसर हो गया आंसर डी। टीबी से मृत्यु के किसी भी मरीज में जो पेशेंट उसमें कितने चांसेस है, इसके लिए पर्टिकुलर एक प्रिडिक्शन मॉडल को लागू किया है। एआई मॉडल है ये, टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल, इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु सरकार ने। एआई आधारित प्रिडिक्शन मॉडल है, टीबी के मरीज के बारे में प्रिडिक्शन कर सकता है कि इनकी मृत्यु कब होगी या हो सकती है, कितनी जल्दी हो सकती है, कुछ चीजों को इंडिकेट करेगा, कुछ इंडिकेटर्स के आधार पर ये इस चीज को प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो ये टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल है। भारत का पहला ऐसा राज्य तमिलनाडु बना जिसने इसे लॉन्च किया है। तमिलनाडु ने इसे अपने टीबी सेवा ऐप से जोड़ा है। देखिए यहां पर टीबी सेवा ऐप को समझने से पहले तमिलनाडु की एक इनिशिएटिव को आपको समझना पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार ने 2022 में एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था, टीएन किट, तमिलनाडु किट या टीएन किट एक प्रोग्राम था। इसके तहत क्या किया जाता था कि मरीज जो हैं टीबी के, उनके 5 डेटा को कलेक्ट किया जाता था। कितने? 5 टीबी के जो पेशेंट है उनके। एक तो बीएमआई मतलब उनकी हाइट और वेट कितना है, इसके अलावा पैरों में सूजन कितनी है, जो रिस्पायरेटरी रेट है, सांस चलने की गति जो है उसको देखा जाता था, ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है इसको देखा जाता था, इसका डेटा लिया जाता था। बिना सहारे के जो पेशेंट है वो कितनी देर खड़ा रह पा रहा है, कितनी देर खड़ा रह सकता है, इन डेटा को कलेक्ट किया जाता था पर्टिकुलर टीएन किट प्रोग्राम में, और इसे टीबी सेवा ऐप पर डाला जाता था जिससे मरीज की कंडीशन पता चलती थी। अब इसी एप्लीकेशन को जोड़ दिया गया है टीबी डेथ प्रिडिक्शन मॉडल से। अब होगा क्या, ये सभी डेटा जो टीबी सेवा ऐप पर है, ये जो हमने डिस्कस किया है, इसको देखकर जो मॉडल है वो ये प्रिडिक्ट कर लेगा कि भाई पेशेंट की कब तक डेथ हो सकती है, ये प्रिडिक्ट कर पाएगा। ये जो नया प्रिडिक्शन मॉडल है ये डेटा को यूज करके, इसमें देखिए अगर जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा सीरियस है तो उसके डेथ के चांसेस 10 से 50% तक हो सकते हैं, 50 से 70% तक हो सकते हैं, ये बता देगा। और अगर कम मरीज में टीबी के जो सिम्टम्स है कम है, इनिशियल लेवल पर है, तो फिर उसमें यह भी बता सकता है कि 1 से 4% तक, 5% तक उनके मृत्यु के चांसेस है। तो ये प्रिडिक्ट कर पाएगा टीबी के केस में, इसलिए जो मॉडल लॉन्च किया है प्रिडिक्शन मॉडल, इसको लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। वैसे टीबी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, एक तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है और मानव शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है, इसके कारण टीबी रोग होता है, तपेदिक भी इसे कहा जाता है। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक हम भारत से टीबी को खत्म कर लें। खबरों में रही सीन नदी, जिसे 100 साल के बाद फिर से तैराकी के लिए खोला गया, किस देश में स्थित है? सीन नदी वैसे बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, तो पेरिस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। तो किस नदी के तट पर हुआ था? पेरिस कहां पर है? पेरिस फ्रांस की कैपिटल सीन नदी के तट पर है। तो पेरिस ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो भी सीन नदी में हुई थी, है ना। तो सीन नदी देखने को मिलती है हमको फ्रांस में। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि 100 साल के बाद इस नदी को स्विमिंग के लिए खोला गया, 100 साल के बाद। 1923 में पॉल्यूशन और ट्रैफिक के कारण इस नदी में स्विमिंग को बंद कर दिया गया था। काफी डिकेड से सीन नदी में सफाई का काम लगातार चल रहा था। अब जब 20 सालों में ऐसा देखा गया कि पॉल्यूशन लेवल काफी कम हो गया है, तो अब लोगों को परमिशन दी गई है कि आप वापस इस नदी में स्विमिंग कर सकते हैं। तो सीन नदी फ्रांस के पेरिस में देखने को मिलती है। यूरोप की एक बहुत ही फेमस रिवर है, 777 किलोमीटर का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है,
लैंग्रेस प्लेटू से निकलती है फ्रांस में। इसके अलावा अगर ये बहते हुए उत्तर की ओर बहती है फ्रांस से, और इंग्लिश चैनल जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य में है, यहां पर जाकर ये नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इमैनुअल मैक्रोन वर्तमान में प्रेसिडेंट है फ्रांस के। ठीक है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया 3I एटलस क्या है? वैज्ञानिकों ने एक चीज खोजी है, इसको नाम दिया है 3I एटलस। जानते हैं क्या है? तीसरा अंतर तारकी पिंड है। इसे कहा जाता है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसे तत्व जो कि हमारे सौरमंडल के नहीं है, ऐसे स्पेशली कॉमेट जो कि हमारे सौरमंडल का नहीं है और ये बाहर से हमारे सौरमंडल में आया, तो इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। अभी तक ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया और इसे नाम दिया गया है 3I एटलस। अब देखिए, इसे खोजा है चिली में। एटलस नाम का एक प्रोजेक्ट के तहत एक टेलीस्कोप लगा है चिली में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अभी अर्जेंटीना से सीमा लगा रहा था ना चिली, तो वहां पर चिली में एटलस नाम का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके टेलीस्कोप ने इसे खोजा है, इसलिए इसका नाम रखा गया। और ये तीसरा इंटरस्टेलर है, इसीलिए इसको नाम दिया गया 3I एटलस। ठीक है ना। 29 अक्टूबर को ये सन के सबसे करीब पहुंचेगा। हालांकि ये फिर भी आंखों से दिखाई नहीं देगा, पर सन के ये सबसे करीब होगा। तीसरा इंटरस्टेलर है अभी तक खोजा गया, जो कि सौरमंडल से बाहर से आया। इसके पहले ओमुआमुआ, ये एक इंटरस्टेलर था, 2017 में खोजा गया था। एक बोरिसोव नाम का था, 2019 में खोजा गया। और अब 3I एटलस खोजा गया है 2025 में। आपको समझ में आ गया ना इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, है ना? ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आए हैं, कॉमेट है, बाहर से आए हैं। और क्योंकि ये बाहर से आए तो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पर नहीं लगता, क्योंकि बाहर से आए, स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहा है, तो सोलर सिस्टम के ये बाहर का है। और जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर होते हैं वो भी कॉमेट्स होते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, है ना। नॉर्मली जो कॉमेट्स होते हैं या तो बर्फ से, चट्टानों से, धूल से, इससे बने होते हैं। और इनके जो पीछे का आप एरिया देखोगे ना, वो आपको चमकदार दिखाई देगा। पीछे का एरिया जलने के कारण एक धुआं या लाइट जैसा छोड़ता है, जो इसकी टेल्स या पूंछ बनाता है। तो इससे कहा जाता है जो हमारे सौर मंडल के अंदर है वो भी कहलाते हैं कॉमेट्स। अभी जो आया है, जो इंटरस्टेलर आया है, ऑब्जेक्ट आया है 3I एटलस, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी तक जो तीनों आए ना, उसमें सबसे बड़ा है। इसका अगर हम डायमीटर देखें तो 15 से 20 किलोमीटर का डायमीटर है। स्टडी करने में आसान होगी। और जहां से ये आया है, जिस भी इसका सौरमंडल होगा हमारे अलावा, तो ये जहां से आया हो सकता है उसके बारे में भी ये हमको रिलेटेड कुछ जानकारी दे पाए। तो हेलिस कॉमेट है हमारे सौरमंडल का, ये लगभग 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी के पास से गुजरता है, तब ये दिखाई देता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या होता है कि कंट्रोल से जाकर गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, दालें लेते हैं, है ना, जो BPL कार्डधारी होते हैं। तो वो हमेशा आपने देखा होगा, या तो पहले तो साइन की प्रोसेस थी, अब जब से डिजिटलाइज हुआ है, अंगूठे के फिंगरप्रिंट लगाते हैं, है ना, और उसके आधार पर वो राशन को कलेक्ट करते हैं। लेकिन अब PDS प्रणाली के तहत चेहरे की पहचान का उपयोग करके इस प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश राज्य। पहली बार फेस स्कैन के माध्यम से, है ना, फेस स्कैनर के माध्यम से PDS प्रणाली के तहत हिमाचल प्रदेश अब अपने राज्य में जो BPL कार्डधारी है उनको राशन दे पाएगा। इससे देखिए फायदा क्या होगा। बहुत बार होता है कि भाई फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है ना, OTP और फिंगरप्रिंट का नॉर्मली यूज किया जाता है, लेकिन बहुत बार फिंगरप्रिंट ही काम नहीं करता है, लग नहीं पाता है, स्कैन नहीं हो पाता है, तो काफी दिक्कत आती है लोगों को राशन लेने में। इस प्रॉब्लम को ये जो फेस स्कैनर है ये खत्म कर सकता है। तो ऐसा करने वाला, PDS प्रणाली को फेस स्कैनर के माध्यम से लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश राज्य।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कहां शुरू की गई थी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसे लागू करने का श्रेय दिया जाता है गुजरात सरकार को, सॉरी राजस्थान सरकार को। किसको दिया जाता है? राजस्थान सरकार को। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर डी। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना से हमको यह समझ में आ जाएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें गरीबी को खत्म करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य है कि राज्य के गांवों को गरीबी से मुक्त किया जा सके। अच्छा, लागू कैसे किया जाएगा? कैसे गांवों को गरीबी से मुक्त किया जाएगा? तो इसके तहत राज्य के जो बीपीएल कार्डधारी परिवार है उनको 1 लाख रुपए तक की हेल्प दी जाएगी। जो फाइनेंशियल हेल्प है 1 लाख रुपए तक की दी जाएगी, पर शर्त यह है कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए गांव के लोगों का। पहली चीज तो यह हो गई। इसके अलावा जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको प्रति परिवार 15,000 रुपए दिए जाएंगे, और ऐसे परिवार जो कि खुद ब खुद पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ चुके हैं या फिर पॉवर्टी लाइन या बीपीएल से खुद ब खुद बाहर हुए, ऑब्वियसली बात है गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए हैं, उन्हें सम्मान स्वरूप राज्य सरकार 21,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प देगी। तो इस तरीके से एक तो 2 फायदे होंगे, राज्य के गरीबों को फाइनेंशियल हेल्प दी जा सकेगी और लोगों को मोटिवेट किया जा सकेगा कि भाई वो गरीबी से ऊपर उठे, है ना, और उसके लिए काम करे ताकि उनको 21,000 रुपए सहायता राशि दी जा सके। 2 फेज में राजस्थान सरकार इसको लागू करवाएगी। 2 फेज में से पहले फेज में 5,002 गांवों का चयन किया गया है बीपीएल परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए, और इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब तक 30,631 बीपीएल परिवारों की पहचान की जा चुकी है, सर्वे पूरा किया जा चुका है, अब इनको दी जाएगी फाइनेंशियल हेल्प। दूसरे फेज में 5,002 और गांवों को चुना जाएगा और फिर वहां पर सर्वे किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की योजना है पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना। इसे राजस्थान की जो भजनलाल शर्मा गवर्नमेंट है उन्होंने लागू किया है। राजस्थान के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट देखें, जयपुर कैपिटल हो जाती है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं, भजनलाल शर्मा बीजेपी से हैं, ये राजस्थान में सीएम के पद पर हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और लोकसभा की सीटें हैं 25। आगे आइए, आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? अच्छा, आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी के चेयरमैन के पद पर है जय शाह। यहां पर बात हो रही है आईसीसी के सीईओ की। तो आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड, इसके सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है संजोग गुप्ता को। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आईसीसी के सीईओ बनने वाले पहले भारतीय है संजोग गुप्ता। ठीक है, ये है, यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ नियुक्त किए गए संजोग गुप्ता, पहले भारतीय जो कि सीईओ बने हैं। इनके पहले जियोफ एलाडिक्स, है ना, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ये सीईओ के पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है भारत के संजोग गुप्ता ने। देखिए, आईसीसी के चेयरमैन और सीईओ के पद में डिफरेंस होता है। चेयरमैन के पास सबसे ज्यादा पावर होते हैं, चेयरमैन सबसे ज्यादा पावर को होल्ड करता है, हेड होता है एक तरीके से। लेकिन सीईओ की अगर हम बात करते हैं तो जो आईसीसी के रोज के काम होते हैं, है ना, शेड्यूल करना चीजों को लेकर, वो काम सीईओ के द्वारा किए जाते हैं। सारे डेली रूटीन के कामों को मैनेज किया जाता है। जो टूर्नामेंट होते हैं उनका मैनेजमेंट भी सीईओ के द्वारा ही किया जाता है। तो ये 2 अलग अलग पद हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि आईसीसी के चेयरमैन कौन, तब आ जाएंगे जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं। और आईसीसी के सीईओ का आपसे पूछा जाता है तो अब अपॉइंट किए गए हैं संजोग गुप्ता। वैसे आईसीसी के बारे में आपको काफी बार बता चुका हूं। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इंग्लैंड के लंदन में इसका हेडक्वार्टर था, जिसे 2005 में लाया गया दुबई में। अभी ये यूएई के दुबई में हेडक्वार्टर है। जय शाह चेयरमैन हैं इंडिया के आईसीसी के।
लास्ट क्वेश्चन, 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा शामकेंट, कजाकिस्तान का एक शहर है यहां पर। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है ना, कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाने वाला है। 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है, 16 अगस्त को ये शुरू होगा और नेक्स्ट मंथ और 30 अगस्त तक ये आयोजित किया जाएगा। इंडिया की ओर से यहां पर टीम की घोषणा कर दी गई है और हमारी टीम को लीड करेगी मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक में हमारे लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लाई है मनु भाकर, तो ये लीड करेगी हमारी जो शूटिंग टीम है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। 16वां एडिशन है, कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा अगस्त 2025 में। ये जो शूटिंग चैंपियनशिप है ना, नॉर्मली तो 4 साल में एक बार होती है, लेकिन अभी ये 2 साल में कंडक्ट कराई जा रही है, क्योंकि 2023 में लास्ट बार आयोजित की गई थी और अब ये 2025 में आयोजित की जा रही है। एशियन शूटिंग फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है और 1967 में इसे पहली बार शुरू किया गया था। तो 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन अगस्त 2025 में कहां किया जाएगा? यह किया जाएगा कजाकिस्तान के शामकेंट नाम के शहर में। ओके, तो यहां पर 9 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे जो लास्ट डे के करंट अफेयर थे उनके रिवीजन पर। रिवाइज कर लेते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सूरीनाम देश की पहली महिला प्रेसिडेंट जेनिफर गिरलिंग्स सिमंस। पहला यूपीआई संचालित बैंक शाखा कहां शुरू की गई? इसे शुरू किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? आयोजन हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें भारत ने जीते हैं 9 मेडल। हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बने हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया। पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के विनर कौन हैं? तो ये विनर है खुद नीरज चोपड़ा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन की 23वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे समान देशों में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 4th। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का इनॉग्रेशन कहां किया गया? तो ये इनॉग्रेशन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे हो जाते हैं, रिवाइज कर लिए हमने। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनके आंसर पर। देखिए, किस धातु को श्वेत स्वर्ण कहा जाता है? सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड? यह कहा जाता है प्लेटिनियम को। फिर स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद थे। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। तो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। ओके, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन? सेकंड क्वेश्चन, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी डेली करंट अफेयर की, और इसके अलावा काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज भी आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।